हाय एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश। आज हम कर रहे हैं एनआईओएस क्लास 12th इंग्लिश का सैम्पल पेपर कम क्विज। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट कवर किया था, प्लीज़ चेक दैट आउट, क्योंकि उसमें मैंने पूरा लिटरेचर, उसकी पोएट्री, प्रोज सब कुछ कवर कर दिया था। एंड लाइक आई सेड, इस पार्ट में जो कि है पार्ट 2, इस पार्ट में मैं कवर करने वाली हूँ ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड ईएसपी रिसेप्शनिस्ट एंड ऑफिस यूज। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद ग्रामर। ग्रामर में हमारा पहला टॉपिक है वर्ब्स का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हम साथ में देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आएंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा वर्ब है इन चारों में से? कोशिश करेंगे कि आप खुद करें, देन आई विल शो यू द आंसर। तो देखो और करो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन चेक योर आंसर। सही आंसर है ऑप्शन सी, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेंटेंस में आपको वर्ब फ्रेज आइडेंटिफाई करना है। तो वर्ब फ्रेज अगर आपने कहा हैव बीन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग कहा तो गलत हो जाएगा। आपको पूरा चूज करना है, विल हैव बीन ऑपरेटिंग। इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर है बी, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको ध्यान दिला दूं कितने तरह के होते हैं। सो एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है जेरंड, एक होता है पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल दो तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, तीनों के फॉर्म्स पता होने चाहिए। जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होते हैं, इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म होता है, और पार्टिसिपल में ईडी फॉर्म, ईएन फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी ईएन फॉर्म होती है। तो इनको बहुत ध्यान से करना। इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, यू कैन टेक अ लुक एट इट। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो वो है हैविंग स्टडीड ऑल नाइट। नेक्स्ट है जेरेंडियल फ्रेज कौन सा है इनमें से? टू ईट इज टू लिव। देखो, टू ईट इज टू लिव क्या है? ये बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। ईटिंग हैबिट्स ये पार्टिसिपल है। आई एम ईटिंग अ सैंडविच ये फाइनाइट वर्ब है। ईटिंग अ हेल्दी डाइट ये एक जेरेंडियल फ्रेज है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इन्फिनेटिव फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है। आई वांट टू ईट अ सैंडविच फॉर लंच। तो सही आंसर है टू ईट, ठीक है। तो टू ईट आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू एच क्वेश्चन पर बेस्ड। इसमें आपको ये भी आ सकता है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स करो, या फिर आपको मीनिंग भी पूछा जा सकता है कि अगर मैनर इन विच समथिंग इज डन तो आप कौन सा डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूज करोगे, राइट। सो द आंसर फॉर दिस इज हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये स्पेस दे दिया है और सॉरी दिस हैज टू बी अ लिटिल ट्वीक्ड। डैश टाइम इज द मीटिंग, तो आप लिखेंगे व्हाट टाइम इज द मीटिंग। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा कॉमनली आते हैं एज कम्पेयर टू दिस। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी पार्ट है ना। व्हाट टाइम इज द स्टोर ओपन। अब आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पर। आपको अलग अलग तरह के चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन करने आने चाहिए। सिंपल सेंटेंस हो या फिर क्वेश्चन हो या फिर कोई कमांड हो, कैसे करोगे? तो देखो, आई विल मीट यू टुमारो का करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए, ही सेड दैट ही वुड मीट मी द नेक्स्ट डे। रिपोर्टेड स्पीच का सही एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? बहुत ध्यान से देखना है आपको। कॉमर्स देखने हैं, दैट देखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स देखने हैं। करेक्ट आंसर है बी, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट का सही रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ही सेड दैट ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट। एक और इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है नॉन फाइनाइट्स का। सो द क्वेश्चन इज, इन्फिनेटिव वर्ब एज अ सब्जेक्ट कहाँ पर यूज किया है? तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, टू रन इज फन, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज क्या है? शी डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन। टू स्टडी मेडिसिन। नेक्स्ट आते हैं जेरेंट्स, स्पेसिफिकली जेरेंट्स पर क्वेश्चन। लास्ट टाइम बहुत सारे जेरेंट्स के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ओके, इसमें जेरेंट फ्रेज आपको आइडेंटिफाई करनी है। आई थिंक ये मैंने सेंटेंस रिपीट कर दिया, ईटिंग अ हेल्दी डाइट इज इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली इट इज नॉट ईटिंग ओनली, इट हैज टू बी ईटिंग अ हेल्दी डाइट। पूरा ये जेरेंडियल फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट, जेरेंडियल फ्रेज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? तो आपको इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है, आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं बताना। तो आप ईटिंग पिज्जा इज फन नहीं करोगे। कौन सा करोगे? आई लव ईटिंग पिज्जा करोगे। ओके, लेट्स कम टू पार्टिसिपल्स। इसमें आपको पार्टिसिपल फ्रेज आइडेंटिफाई करनी है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई सॉ अ फ्रेंड। करेक्ट आंसर इज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अब आ जाते हैं
फंक्शनल राइटिंग स्किल्स पर। फंक्शनल राइटिंग स्किल्स के हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ट्रू फॉल्स करेंगे, जो कि काफ़ी कॉमन है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पेपर में, और साथ साथ हम कुछ फंक्शनल राइटिंग स्किल्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स टेक अ लुक एट एमसीक्यूज फर्स्ट। लेटर राइटिंग के एमसीक्यूज, अगेन सेम अप्रोच फॉलो होगी। क्वेश्चन देखना, आंसर बताना है। फॉर्मल लेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनमें से? द करेक्ट आंसर इज सी, यूज ऑफ पोलाइट लैंग्वेज। कॉन्ट्रैक्शंस आप इनफॉर्मल लेटर में यूज करते हैं, स्लैंग आप दोनों में से किसी में भी यूज नहीं करते, अब्रीविएशन भी आप इनफॉर्मल लेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैल्यूटेशन का क्या पर्पस है? द करेक्ट आंसर इज टू एड्रेस द रेसिपिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मल क्लोजिंग किसी लेटर में हो तो उसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा हो सकता है? सही आंसर है सी, योर सिंसियरली। अब आ जाते हैं नोट मेकिंग के एमसीक्यूज पर। नोट मेकिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर इज बी, टू समराइज द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव नोट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, दे यूज अब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। रिपोर्ट राइटिंग पर चलते हैं। रिपोर्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी रिपोर्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू फॉलो। नेक्स्ट, रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी का क्या पर्पस है? करेक्ट आंसर है टू समराइज द मेन पॉइंट्स एंड रिकमेंडेशंस। समरी राइटिंग, समरी का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी समरी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दैट इट इज कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समरी में मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल्स आइडेंटिफाई करने का क्या पर्पस है? क्यों करने चाहिए हमें? ताकि हम समरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पता कर पाए। नेक्स्ट, आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑन अ टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे आर्टिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दैट इट इज वेल रिसर्च एंड प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल में इंट्रोडक्शन का क्या पर्पस है? तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना और एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बताना। अब आ जाते हैं इन्हीं टाइप के फंक्शनल राइटिंग्स में ट्रू फॉल्स करना। ठीक है, लेटर राइटिंग के ट्रू फॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगेन आपको ट्रू फॉल्स बताना होगा। फॉर्मल लेटर शुड ऑलवेज बिगिन विद अ ग्रीटिंग सच एज डियर सर और मैडम। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिजनेस लेटर द सेंडर्स एड्रेस शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज। फॉल्स, इसे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होना चाहिए। लेटर ऑफ कंप्लेंट हमेशा एग्रेसिव टोन में लिखा जाना चाहिए। नो, इट शुड बी इन अ पोलाइट एंड ऑब्जेक्टिव टोन। बेशक आप कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपकी टोन एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। नोट मेकिंग से संबंधित ट्रू फॉल्स, notes should always be written in complete sentences. False, they should be concise and use abbreviations and symbols wherever possible. Reviewing notes after a lecture or meeting is unnecessary. इनको review करना unnecessary है. False, it helps to fill in the gaps, clarify points and reinforce learning. Notes should only include main points and key terms. True. Report writing से संबंधित true false. Report को हमेशा पर्सनल ओपिनियन और बायसेस इंक्लूड करने चाहिए। फॉल्स, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव और हमेशा एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि लोगों के क्या विचार हैं। एग्जीक्यूटिव समरी जो है वो डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करे। नाम से ही समरी दिख रहा है तो इट इज फॉल्स। इट शुड बी अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड recommendations. नेक्स्ट, our report should always include recommendations for future actions. Yes. Summary writing, summary writing always include personal opinion and biases. नो, वो भी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। शुड ओनली इंक्लूड मेन पॉइंट्स एंड की टर्म्स। ट्रू। आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इज अननेसेसरी। फॉल्स, ऑब्वियसली इट्स नेसेसरी। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल राइटिंग के ट्रू फॉल्स पर। आर्टिकल को हमेशा फॉर्मल टोन में होना चाहिए। फॉल्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके लिए आर्टिकल लिखा जा रहा है और उसका क्या पर्पस है। हालांकि अगर एकेडमिक आर्टिकल है वो हमेशा फॉर्मल टोन में ही होना चाहिए। Article should only include facts and evidence, not personal opinions. Again, this depends on the kind of article. तो ये false होगा। Introduction, डिटेल्ड एनालिसिस प्रेजेंट करे टॉपिक के बारे में।
अगेन फॉल्स, इसमें सिर्फ टॉपिक का ओवरव्यू होना चाहिए जिससे रीडर आगे पढ़ने के लिए एंटाइस हो, अट्रैक्ट हो। अब आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर, फंक्शनल राइटिंग से रिलेटेड। लेटर राइटिंग की करते हैं पहले। पर्पस ऑफ सैल्यूटेशन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल लेटर? तो इनके तीनों के आंसर्स हैं ये। पर्पस है सैल्यूटेशन का टू एड्रेस द रेसिपिएंट। एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग, सिग्नेचर। डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर है उसकी टोन, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग। आप इसको नज़र में रखते हुए एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी फॉर्मल टोन होगी, इसकी इनफॉर्मल टोन होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट राइटिंग स्किल के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। नोट मेकिंग, पर्पस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लीनियर और माइंड मैपिंग नोट टेकिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? लीनियर मतलब सीधी-सीधी, और माइंड मैपिंग मतलब उसमें ब्रांचिंग आउट हो रही है। तो पर्पस है टू फिल इन द गैप्स, आइडेंटिफाई पॉइंट्स, रीइंफोर्स लर्निंग। नोट्स को कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लीनियर होती है सीक्वेंशियल, ऑर्गेनाइज्ड। माइंड मैपिंग होती है विजुअल और क्रिएटिव। वेल दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न। आप चाहें तो सिर्फ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कमिंग टू रिपोर्ट राइटिंग, तो इसके 3 क्वेश्चन है। पर्पस क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट। पर्पस है ब्रीफ ओवरव्यू प्रेजेंट करती है। एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये, और ये हैं इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। अब चलते हैं समरी राइटिंग पर। तो समरी राइटिंग का पर्पस क्या है? उसके एलिमेंट्स क्या हैं? समरी और पैराफ्रेजिंग में क्या फ़र्क है? तो समरी का मतलब है, पर्पस है ब्रीफ ओवरव्यू देना, और ये उसके एलिमेंट्स हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। समरी बेसिकली क्या है? ब्रीफ और ऑब्जेक्टिव होती है, और पैराफ्रेज उसी बात को रीवर्ड कर दिया जाता है, और उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, क्या इन्फर किया जाता है, क्या इम्प्लाई किया जाता है, वो होती है पैराफ्रेजिंग। और समरी उसी बात को बस शॉर्ट कर दिया जाता है। आर्टिकल राइटिंग, पर्पस क्या है? एलिमेंट्स क्या हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? तो एक तरह से सेम ही है। कैप्चर रीडर्स अटेंशन, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। एलिमेंट्स हैं इसके टाइटल, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, रेफरेंसेस। फॉर्मल और इनफॉर्मल आर्टिकल में डिफरेंस है टोन का, लैंग्वेज का, स्ट्रक्चर का, फॉर्मेटिंग का। इनफैक्ट इनफॉर्मल आर्टिकल में आप अपने ओपिनियंस भी दे सकते हो, बट फॉर्मल में आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहना होता है। ये भी आप लोगों का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस है। ईएसपी रिसेप्शनिस्ट, ईएसपी ऑफिस यूज। पहले मैं करूंगी ईएसपी रिसेप्शनिस्ट को कवर। तो ईएसपी रिसेप्शनिस्ट के एमसीक्यूज देख लेते हैं। प्राइमरी रोल ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट क्या है? देखिए एंड मार्क द आंसर। करेक्ट आंसर है बी, टू हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलाइट वे टू आस्क अ विजिटर टू वेट। एक विजिटर को वेट करने का पोलाइट तरीका क्या है? अगर आप ऑफिस यूज भी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हैं इसे, इट विल हेल्प यू ओनली। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है बी, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, आई बी राइट विद यू। ओके, विजिटर बुक का क्या पर्पज है? और डी ऑप्शन, ये कंपनी डॉक्यूमेंट्स को कॉन्फिडेंशियली स्टोर करना, और ऊपर के 3 हैं ये। तो करेक्ट आंसर है सी, टू प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ विजिटर्स ऑफ द कंपनी। अब आ जाते हैं ईएसपी ऑफिस यूज के एमसीक्यूज पर। मेमो का क्या पर्पज है? देखिए, टू प्रोवाइड अ ब्रीफ अपडेट ऑन अ प्रोजेक्ट और इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल वे टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद अ कलीग। मतलब एक कलीग से फॉर्मली कैसे बोलना चाहिए मीटिंग के लिए? देखिए, I'd like to schedule a meeting with you to discuss the project. Would you be available at 2 p.m. on Friday? B option is correct. Next question. कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का क्या पर्पस है? ये हायरार्की और स्ट्रक्चर शो करता है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किए हैं दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। ईएसपी रिसेप्शनिस्ट के देखो एमसीक्यू। ठीक, एक विजिटर रिसेप्शन पर आता है, कहता है कि सीईओ से मिलना है। सीईओ मीटिंग में है और वो डिस्टर्ब नहीं हो सकते। रिसेप्शनिस्ट क्या बोलेगी विजिटर को? देखिए ऑप्शंस, एंड द फोर्थ ऑप्शन अपेरेंटली इज हियर। करेक्ट आंसर होगा ए, आई एम अफ्रेड द सीईओ इज अनअवेलेबल, कैन आई टेक अ मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर रिसेप्शन डेस्क पर आता है कंप्लेन करने के लिए, बहुत रूड है, बहुत एग्रेसिव है, रिसेप्शनिस्ट को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली रिमेन काम एंड पोलाइट, ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब एप्लीकेंट आता है रिसेप्शन डेस्क पर इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो आधे घंटे पहले आ गया, रिसेप्शनिस्ट उससे क्या बोलेगी? करेक्ट आंसर है प्लीज वेट, आई लेट द इंटरव्यूअर नो यू आर हियर। ईएसपी ऑफिस यूज के सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज देखिए। एक एम्प्लॉई मैनेजर के साथ मीटिंग करने की रिक्वेस्ट करता है कि एक प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करना है।
मीटिंग के लिए एक तरीका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका क्या है रिक्वेस्ट करने का? मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका है सेंड एन ईमेल टू द मैनेजर विद अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड अ ब्रीफ मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एम्प्लॉई मेमो लिखता है कॉलीग्स को इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी पॉलिसी में चेंज के लिए, तो मेमो में क्या क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है, उसकी रिपोर्ट में क्या क्या होगा? ये भी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल वे ऑफ रिक्वेस्टिंग अ मीटिंग विद अ कोलीग, फॉर्मल वे, ठीक है, आई थिंक ये मैंने उसमें भी कवर किया था। आईड लाइक टू स्केड्यूल अ मीटिंग विद यू, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट यानी कि रीडिंग पार्ट पर, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग ऑफ आवर लेक्चर टुडे। तो ये है क्वेश्चन एक रीडिंग पर, आपको क्वेश्चंस गिवन हैं, इस पर एमसीक्यूज बेस्ड है। तो जब आप क्वेश्चंस देखेंगे आप सिटी ऑफ वेनिस देखेंगे, सिटी ऑफ वेनिस कहाँ पर है, ठीक है, एमसीक्यूज के ऑप्शंस पढ़ लेंगे ये, और फिर देखेंगे कहाँ पर बिल्ट है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? मोर देन 100 स्मॉल आइलैंड्स इन द मार्शी लगून एड्रियाटिक सी। तो ऑप्शन से मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वेनिस क्या था? ये भी आप ढूंढोगे। ट्रेडिशनल मोड, ट्रेडिशनल है ना, तो वुडन बोट तो क्या है? गंडोला। तो आप कहेंगे इट इज गंडोला, ठीक। मेजर चैलेंजेस फेसिंग द सिटी ऑफ वेनिस, ठीक है, ओवर क्राउडिंग, आप ये सारे ढूंढोगे एंड वट एवर इज द आंसर यू विल मार्क। क्या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वेनिस को फ्लडिंग से बचाने के लिए? आप देखो, सीवॉल, फ्लड गेट, डैम या लेवी, तो देखते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट। आपको फ्लडिंग ढूंढना है, ठीक है। सो फ्लडिंग, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द थ्रेट्स इट्स फेसिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लड गेट। तो इस तरह से आप आंसर ढूंढते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका फ्लड गेट, ठीक है। वेनिस किस गति से श्रिंक हो रहा है? आप ये ढूंढोगे, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, तो इट्स पर डे, ठीक है, पर ईयर, तो ठीक है। अब इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, वो मैंने इसमें कवर नहीं किए हैं, वो तो आप ढूंढ कर ही लोगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब चलते हैं समरी राइटिंग के, एक्चुअल समरी राइटिंग पर। पैसेज आपको दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, काफ़ी लंबा पैसेज है, आप इसको पॉज करके खुद रीड करो एंड ट्राई टू राइट द समरी ऑन योर ओन, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, फिर आप फाइनल आंसर से मैच कर लो। समरी लिखते समय क्या गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हो पैराफ्रेज करने के लिए, अननेसेसरी डिटेल, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, डिटेल्स और एग्जांपल्स छोड़ दो। ट्रांजिशनल फ्रेजेस, कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हो अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, अपने ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स को चेक कर लेना ताकि मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। सो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में इसका ये करेक्ट आंसर है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं अपने आंसर से, पहले अपना खुद लिखना, फिर नाउ कम टू नोट मेकिंग का क्वेश्चन। सो नोट मेकिंग के लिए ये आपके पास पैसेज दिया गया है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल फूड सिस्टम्स। कभी कभी हेडिंग भी नहीं होती, आपको खुद हेडिंग क्रिएट करनी होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं अपने आप, पहले आप पढ़ोगे इसको फिर लिखोगे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स, यानी कि ये सारे इम्पैक्ट को ही डिस्कस किया गया है, अनदर इम्पैक्ट, तो कितना सिंपल है ना। अच्छा, अब आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स और एटलीस्ट दो रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस यूज करनी है। तो सैम्पल आंसर कुछ इस प्रकार है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्टिंग अवेलेबिलिटी, फर्स्ट पैरा में, इंट्रो पैरा में हमने ये यहाँ पर ये डिस्कस किया है, ठीक है। सेकेंड पैरा में इम्पैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो भी इम्पैक्ट्स है अलग अलग उनको बता दिया, ठीक है। एंड अब्रीविएशंस यूज हैं फाओ और WH। कोशिश करो कि अपने आप करो इसको करने की, एंड दैट विल हेल्प यू डू योर एग्जाम इन अ बेटर वे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा सैम्पल पेपर, आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।